नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन 5-5 अंकों का है और पहले 31 से लेकर और 46 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो 47 क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा दोस्तों। पहले आप लोग स्क्रीन पर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आंसर कैसे लिखना है, चलिए चित्र इस प्रकार से बनाकर और आप लोगों को उत्तर पहले सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत है दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब कार्य विधि है दोस्तों, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाने के बाद और इसके सिद्धांत लिखना है, इसके बाद कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए। तो कार्य विधि है दोस्तों कि जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। और दूसरा कार्य विधि है दोस्तों, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे ए बी एवं सी डी में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए बी और सी डी, यहाँ है दोस्तों ए और बी सी डी। तीसरा है कि बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। और चौथा है कि C1 एवं C2 विभव वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क B1 एवं B2 से क्रमशः होता रहता है। इसके कारण AB एवं CD भुजा में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। B1 एवं B2 आप लोगों को पहले ही मतलब मैं बता दूंगा दोस्तों कि जो आप लोग नाम रखिएगा वो नाम रख सकते हैं। इसमें मैं अपने तरीका से नाम रखा हूं और आप लोगों को अपने तरीका से ये बता रहा हूं। अब आगे है कि B1 एवं B2 को कम्यूटेटर या संपर्क ब्रूस कहते हैं। इसकी मदद से C1 एवं C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसी में कि स्प्लिट रिंग क्या होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो स्प्लिट रिंग आप लोगों को लिखना है। स्प्लिट रिंग का उपयोग कॉइल की वर्तमान दिशा को उलटने के लिए किया जाता है। एक ही दिशा में घूमते रहने के लिए कुंडल की धारा को उल्टा करना होगा। परिणाम स्वरूप कुंडली को घुमाने वाले जोड़ों की दिशा हर आधे चक्कर के बाद एक समान रहती है और कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 है कि प्रतिरोध का समांतर संयोजन क्या है। समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजन व्युत्पन्न करें। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि समांतर क्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। R1 तथा R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा R1, R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध। इनका विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। माना कि कुल विद्युत धारा I तथा कुल विद्युत प्रतिरोध R है। तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो तीनों प्रतिरोध है, तीनों का विद्युत धारा अलग अलग होगा। अब ओम का नियम आप लोगों को पता होगा दोस्तों, V बराबर IR होता है। I को V बटा R लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे मान लेंगे। इसके बाद सभी प्रतिरोध में ओम का नियम लागू करने पर, ओम का नियम सभी प्रतिरोध में लगाएंगे तो I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा दोस्तों, I2 बराबर V बटा R2 हो जाएगा और I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 1 तथा 3 से आप लोग I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 आप लोगों को प्राप्त होगा। इसे समीकरण 4 मान लेंगे और समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। समीकरण 2 है दोस्तों ओम का नियम, इसे रख लीजिएगा। तो V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 हो जाएगा। और यहाँ V बटा R बराबर V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बटा R1 बचेगा, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बचेगा। और ये इधर गुना में है दोस्तों और इधर आएगा बराबर के इस ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यही होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक आबंध क्या है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O के निर्माण को दिखाएं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि
जब क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आयनिक बंध बनते हैं। आयनिक का गुण होता है दोस्तों, आयनिक के यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। और दूसरा है दोस्तों, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और तीसरा गुण है दोस्तों, सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। और चौथा गुण आप लोगों को लिखना है दोस्तों, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा एन2ओ के निर्माण को दिखाएं। तो आप लोगों को यहाँ देखिए एन2ओ को निर्माण कर दिखाना है दोस्तों। तो Na जो होता है, Na प्लस चार्ज होता है, उस पर एक चार्ज होता है। Na प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। दो सोडियम है दोस्तों, तो दो सोडियम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ऑक्सीजन 2 माइनस में होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला जाएगा दोस्तों, और Na2O बना देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 50 है कि मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा दोस्तों, मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्यान्वयन मुखेला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। अब इसी में आगे है दोस्तों कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। इसका क्रिया विधि इस प्रकार लिखिएगा दोस्तों कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसवीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन पुंज तथा छोटी आयनिक की सिरा। और पूरा डिटेल्स में आप लोगों को लिखना है कि जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जल रागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेलीय, मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पुच्छ बाहर जल के होते हैं। अणुओं के बड़े गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पुच्छ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से मारकर आसानी से हटाया जा सकता है। तो आप लोग अपना भाषा में भी लिख सकते हैं दोस्तों, और अपना भाषा में ही लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोहरा परिसंचरण क्या होता है आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। दोहरे संचरण से अभिप्राय यह है कि हृदय में रक्त 2 बार संचारित होते हैं। सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके दाहिने आलिंद में लाया जाता है, जहां से यह दाहिने निलय में जाता है, और फिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय में पहुंच जाता है, जहां पर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध रक्त फिर दाहिने आलिंद में आता है फुफ्फुस सिरा द्वारा। इसके बाद इसे बाएं निलय में भेजा जाता है, जहां इसे यह रंकस धमनी द्वारा सिरे के विभिन्न भागों तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है। अब देखिए 52 क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि पहला है लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम सतती पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि 2 लक्षण में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधे और F1 पीढ़ी के पौधे को 100 परागण कराया। इसे दूसरी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने लक्षण को अप्रभावी कहा। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसे समझाइए। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा पुनः F1 पीढ़ी के दो पौधे का संकरण किया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं।